हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं और इवन कुछ केस में जो फॉरेनर्स हैं उनको भी यह गारंटी दी गई है और ये फंडामेंटल राइट्स उनको भी दिए गए हैं। तो इस फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। या इस सीरीज में हमारा पहला लेक्चर होगा फंडामेंटल राइट्स पे। इस पर टोटल 3-4 लेक्चर होंगे और 3-4 लेक्चर में हम पूरे फंडामेंटल राइट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसके संबंध में जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ दिया गया और किस तरह के प्रोविजंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो टोटल 22 पार्ट्स थे हैं उनमें से पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। और पार्ट 3 में भी आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स से संबंधित एलाबोरेट प्रोविजंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल है मतलब क्या? अगर किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को स्टेट रेस्ट्रिक्ट करती है, उसको नहीं लागू होने देती है, या किसी भी सिटीजन को यह लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है स्टेट के द्वारा या इवन कुछ केस में संस्थाओं के द्वारा या दूसरे नागरिकों के द्वारा भी, तो उसे यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकता है। मतलब वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट जारी करेगी। कोर्ट क्या करेगी? उसके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट जारी करेगी। तो इसीलिए चूंकि सिटीजन जो भी नागरिक हैं जिसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को लागू नहीं किया जा रहा है या उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है या सीधे हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाए, चाहे तो सीधा हाई कोर्ट चला जाए। यह जरूरी नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट अपील के मीडियम से जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो अपील के थ्रू ही जाए, सीधा भी वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो चूंकि वह डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल कहा गया है कि मतलब इसके लिए आप जस्टिस पा सकते हैं। दूसरा, सबसे पहली बात यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में दुनिया में कहीं भी बात की गई है वह है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। और वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स की तरह जाना जाता है। क्या जाना जाता है वहाँ पर? बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स जो है यूएसओ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी से इंस्पिरेशन लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया और इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी यह पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यह भी है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह गारंटीड है किसको? सभी सिटीजन को, ऑल सिटीजन्स को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी सिटीजन को सारे फंडामेंटल गारंटीड हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक सिटीजन को यह फंडामेंटल राइट्स होगा और दूसरे सिटीजन को नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सभी सिटीजन को सारे फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यह देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों दी गई है। तो सबसे पहले तो इसका एक पर्पस है और वह पर्पस है, जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है इसका पर्पस है कि देश में जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। तो क्यों दिया गया? सबसे पहले तो प्रमोटिंग आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा, प्रिवेंटिंग ऑथोरिटेरियन रूल। प्रिवेंटिंग ऑथोरिटेरियन रूल मतलब ऑथोरिटेरियन मतलब क्या? एक जो तानाशाही व्यवस्था होता है जिसमें गवर्नमेंट को जो मन में आए वैसी रूल बना ले। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रूल बनाती है, लॉ बनाती है। अब क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं हो तो गवर्नमेंट किसी भी तरह का रूल बना लेगी, किसी भी तरह का लॉ बना लेगी और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देगी या उसको ख़त्म कर देगी। क्या कर सकती है? या तो रिपील कर देगी फंडामेंटल राइट्स को, या रेस्ट्रिक्ट कर देगी नागरिकों के राइट्स को, रिपील कर देगी या रेस्ट्रिक्ट कर देगी। तो इस केस में क्या है कि चूंकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड तौर पे दिया जाएगा, तो जो ऑथोरिटेरियन रूल है, जो तानाशाही व्यवस्था है, इसके लागू होने की या इसके डेवलप होने की जो संभावना है वह कम हो जाती है।
तो फंडामेंटल राइट्स का एक पर्पस यह भी है कि जो ऑथोरिटेरियन रूल है, जो तानाशाही व्यवस्था है, उसको रोका जा सके। दूसरा, प्रोटेक्ट लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। मतलब क्या हुआ कि जो नागरिक हैं, नागरिकों के फ्रीडम और लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सभी सिटीजन को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये राइट्स गारंटीड होंगे। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कई तरह के फ्रीडम दिए गए हैं सिटीजन्स को। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो ये सारे जो है, इससे क्या होता है कि जो पीपल है, जो सिटीजन है, उनकी लिबर्टीज और फ्रीडम गारंटी होती है, उसके लिबर्टी और फ्रीडम की गारंटी होती है। तो फंडामेंटल राइट का एक पर्पस यह भी है कि वो प्रोटेक्ट करता है क्या, लिबर्टी और फ्रीडम। जो भी सिटीजन्स है उसके लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या है कि यह एक लिमिटेशन की तरह भी काम करता है। फंडामेंटल राइट्स एक लिमिटेशन की तरह भी काम करता है। किस पर? एग्जीक्यूटिव पर भी और लेजिस्लेचर पर भी। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि लिमिटेशन की तरह कैसे काम करता है। तो लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। अब लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करे, जो कि फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करे। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं इसके लिए, लेकिन नॉर्मल केस में अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करे या उसको रिपील करे या उसको एब्रोगेट करे, इन सभी केस में मतलब फंडामेंटल राइट्स को अगर निगेटिव तौर पे निगेटिवली इम्पैक्ट करे, अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को निगेटिव रूप में इम्पैक्ट करे, तो उस केस में कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको यह अधिकार है कि वह ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, मतलब उसको नल या वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो यह कोर्ट को राइट दिया गया है। तो इसलिए यह एक लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स लेजिस्लेचर पर। अब बात आती है कि एग्जीक्यूटिव पर यह एक लिमिटेशन कैसे है। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ है या जो रूल है उसको इन्फोर्स करना, उसको लागू करना। अब एग्जीक्यूटिव मनमाने तरीके से किसी भी लॉ को लागू नहीं कर पाएगी। अब एग्जीक्यूटिव अगर किसी के राइट्स को छीनने का प्रयास करे या किसी के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करे, तो उस केस में भी हमने पहले भी पढ़ा है कि सिटीजन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती है। अगर सिटीजन को यह लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो लेजिस्लेचर के खिलाफ भी वह जा सकता है और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी जा सकता है। तो इसलिए यह एक लिमिटेशन की तरह काम करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो शासन व्यवस्था होगी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन होगी किस देश में, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी देश में, वो किसका होगा? मतलब जो गवर्नमेंट होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो गवर्नमेंट होगी या जो कि एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वह किसका होगा? लॉ का। तो गवर्नमेंट ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ मैन। गवर्नमेंट ऑफ मैन मतलब हो गया एक तरह से ये ऑटोक्रेसी। और हमने पहले ही पढ़ा है कि ये ऑथोरिटेरियन रूल को प्रिवेंट करता है। फंडामेंटल राइट्स का एक पर्पस यह भी होता है कि देश में तानाशाही व्यवस्था नहीं आए, ऑथोरिटेरियन रूल नहीं आए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश होगी या जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी, वह क्या होगी? गवर्नमेंट ऑफ लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, जो कि लॉ के बेस्ड होगा, रूल पे बेस्ड होगा। और रूल और लॉ के केस में अगर वह कोई भी निगेटिव तरह का अगर लॉ या रूल बनाते हैं जो कि नागरिकों के अधिकार को छीनने का प्रयास करे, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी उस लॉ को नल वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो यह एक पर्पस है कि फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं। अभी तक हमने देखा कि पार्ट 3 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, और उसमें भी आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 में यह फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। किसको डील करता है? फंडामेंटल राइट्स को। तो कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें पहला था राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 के बीच। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 के बीच। तीसरा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स शुरू में दिए गए थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे और उससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। लेकिन बाद में ये होता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, इसलिए कलर कोडिंग अलग है इसका, कि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी आर्टिकल 31 के अंतर्गत, इसको फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटा दिया गया। और इसको जब फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटाया वो कब हुआ? 1978 में। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट किया गया। तो 1978 में जब 44th अमेंडमेंट किया गया तो उस समय राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 के तहत जो था उसको फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटाकर आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया। और यह वर्तमान समय में जो अभी है इसका स्टेटस, यह एक लीगल राइट है। तो ये कुल मिला के एक्ट प्रेजेंट जो इसकी पोजीशन है, तो एक्ट प्रेजेंट इसकी पोजीशन यही है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यह एक लीगल राइट है। और लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंतर्गत, जबकि यह पहले आर्टिकल 31 के अंतर्गत था। तो यह हम लोग देख लिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इसमें से एक एक आर्टिकल को, एक एक जो राइट्स हैं उसको हम देखते हैं। अब एक एक आर्टिकल को हम लोग आगे देखेंगे, उससे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। जितने भी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं उसके फीचर क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला है जस्टिसिएबल। इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। जस्टिसिएबल के बारे में हम पहले भी समझे कि किस तरह से ये जस्टिसिएबल है। किसी भी नागरिक को अगर लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, तो इसीलिए ये जस्टिसिएबल है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है तो इसकी गारंटी कौन देता है? तो गारंटी इसकी सुप्रीम कोर्ट देता है। ये अलग बात है कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर यह कभी क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो डिफेंडर है या और गारंटर है, डिफेंडर और गारंटर है वह कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट आता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स किसी का भी हनन नहीं हो, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को हमेशा इन्फोर्स करने की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देती है और डिफेंड करने की गारंटी भी सुप्रीम कोर्ट देती है। इसीलिए सीधे आप सुप्रीम कोर्ट बिना अपील के भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रोविज़न यह है कि जो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सभी को अवेलेबल हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सभी को अवेलेबल हैं। सभी को मतलब सिटीजन्स को भी। तो सिटीजन को तो वैसे भी सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। जितने भी फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है वो सभी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन को भी हैं। दूसरी बात, फॉरेनर्स को भी है। फॉरेनर्स में भी एक होते हैं फ्रेंडली और दूसरा होता है इनेमी। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंडली, जो फॉरेनर्स होंगे, फ्रेंडली जो एलियंस होंगे उनको अवेलेबल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एनेमी जो होंगे उनको इसमें से कुछ अवेलेबल होगा, पूरा अवेलेबल नहीं होगा। फ्रेंडली वालों को ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होगा, जबकि एनेमी एलियंस को कम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होगा। एक तीसरा टर्म आता है जो लीगल पर्सन्स हैं। लीगल पर्सन्स को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होंगे। अब लीगल पर्सन्स कौन होता है? लीगल पर्सन्स में कोई भी इंटिटीज, ऐसी कोई भी इंटिटीज जो गवर्नमेंट सपोर्टेड हो, ऐसी कोई भी इंटिटीज जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड हो। और गवर्नमेंट सपोर्टेड मतलब जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं LIC है, जैसे बैंक्स हैं, ये गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं। तो ये सारे लीगल जो पर्सन्स हैं उसकी तरह काम करते हैं। इसमें कॉरपोरेशंस भी आते हैं, तो सिटीजन हो, फॉरेनर्स हो या लीगल पर्सन हो, लीगल पर्सन मतलब इंटिटीज, गवर्नमेंट सपोर्टेड, कॉरपोरेशंस, इन सभी को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सन को अवेलेबल होगा, लीगल इंटिटीज कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल भी कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होंगे। अब अगला फीचर देखते हैं। अगला फीचर है कि यह एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। मतलब क्या हुआ?
एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, मतलब कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी स्पीच दे दें। अगर आपके स्पीच देने से किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी दूसरे कंट्री को या किसी धर्म विशेष को, जाति विशेष को उससे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, अगर उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस केस में आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। उस पर स्टेट मतलब कि सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब यह है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, तो उस केस में यह कैसे डिसाइड होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो रीजनेबल है या नहीं है? तो ये डिसीजन कोर्ट करती है। यह डिसीजन कौन करता है? कोर्ट। तो अगर कभी भी गवर्नमेंट किसी भी फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, इसका डिसीजन कोर्ट करती है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को क्वालिफाइड कहा गया है, ना कि एब्सोल्यूट कहा गया है। तो अगर कभी भी यह पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है या क्वालिफाइड है, तो यह क्वालिफाइड है। और क्यों क्वालिफाइड है? क्योंकि स्टेट को पावर दिया गया है कि वह इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। दूसरा, अगला है जो बेसिक फीचर, वो है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो परमानेंट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है मतलब क्या हुआ कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, अगर पार्लियामेंट चाहे, कौन? पार्लियामेंट, तो वो उसे कर्टेल कर सकती है या रिपील कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है मतलब कम कर सकती है, और रिपील कर सकती है मतलब ख़त्म कर सकती है। रिपील कर सकती है मतलब ख़त्म कर सकती है। तो परमानेंट हुआ नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को हम पावर दे रहे हैं कि आप इसमें चेंज कीजिए, और चेंज भी किस तरह का? आप चाहें तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको कम कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट कर्टेल भी कर सकती है, पार्लियामेंट इसको रिपील भी कर सकती है। लेकिन इस दोनों ही केस के लिए दो कंडीशन है। पहला कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह का चेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का प्रोविज़न होता है। तो आर्टिकल 368 को आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स में किसी भी चेंज को करने के लिए। दूसरा, जब भी फंडामेंटल राइट्स में आप कोई भी चेंज करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि केशवानंद भारती केस में डिफाइन किया गया है, केशवानंद भारती केस में जो डिफाइन किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उस पर इफेक्ट मीन्स निगेटिव इफेक्ट, उस पर निगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने से किसी बेसिक स्ट्रक्चर को निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप यह अमेंडमेंट, आप यह प्रोविज़न नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट को हम पावर दे रहे हैं कि वह उसको रिपील भी कर सकती है, वह उसको कर्टेल भी कर सकती है। आगे देखते हैं। अगला है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ केस में उसको सस्पेंड किया जा सकता है। कुछ केस में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, और फंडामेंटल राइट्स को जब सस्पेंड किया जाता है तो उसकी पहली कंडीशन है नेशनल इमरजेंसी। पहली और यही एकमात्र कंडीशन है कि जब नेशनल इमरजेंसी देश में लगेगी, नेशनल इमरजेंसी का केस होगा आर्टिकल 352 के अंतर्गत। जब आर्टिकल 352 इन्फोर्स होगा नेशनल इमरजेंसी के लिए, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन उस समय भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी भी लगेगी उस केस में भी आर्टिकल 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी को आप कर सकते हैं। एक और कंडीशन यह है कि अगर नेशनल इमरजेंसी भी
वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी है तो ही आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। तो मतलब कुल मिला के यह है कि इस 3 आर्टिकल के अलावा आर्टिकल 19, 20 और 21, मतलब आर्टिकल 19, 20 और 21, इस तीनों के अलावा रेस्ट जितने भी आर्टिकल हैं, रेस्ट आर्टिकल जितने भी हैं, उसको आप नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होती है तो आप सस्पेंड कर दीजिए। रेस्ट आर्टिकल को आप क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। एक बार नेशनल इमरजेंसी इन्फोर्स हो गई तो आप जितने भी आर्टिकल हैं 19, 20 और 21 के अलावा उसको आप सस्पेंड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड करना है तो ये आप कर ही नहीं सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को तो आप सस्पेंड कर ही नहीं सकते हैं। एक है आर्टिकल 19, इसको आप सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है और वह है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पर अगर इमरजेंसी लगी है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर में क्या हो सकता है, एक तो वॉर हो सकता है, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, किसी दूसरे कंट्री की आर्मी अपने देश में आ रही हो, वॉर का सिचुएशन बन रहा है। तो इन दोनों केस में, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में ही आर्टिकल 19 को आप सस्पेंड कर सकते हैं। इंटरनल इमरजेंसी, जैसे कहीं पर आर्म्ड रेवेलियन हो गया, विद्रोह हो गया किसी एरिया में, तो इस केस में आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। अब दूसरा है कि जो स्कोप है आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के ऑपरेशन का स्कोप है, इस पर कुछ लिमिट भी लगाए गए हैं और ये लिमिटेशन आर्टिकल 31A, 31B और 31C में इसके लिए प्रोविजंस हैं। इसको हम आगे देखेंगे एक एक करके। इसमें बेसिकली ये है कि एक ऐसे आर्टिकल हैं जैसे DPSP को इन्फोर्स करना हो, अगर DPSP को इन्फोर्स करना हो तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए अगर हम कोई रूल ला रहे हैं, कोई लॉ ला रहे हैं, तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि मतलब फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड करके आप DPSP को इन्फोर्स कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस आप करने जा रहे हैं जो उसके लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, तो उस केस में भी आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन में कुछ ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 31A, 31B और 31C, जिसके अंदर ये सब प्रोविजंस हैं जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है और कोर्ट इस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। अब एक चीज़ और हमें देखना है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं यह सारे सिटीजन को तो अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिटीजन हैं जिसके लिए यह रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब इसके एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कुछ सिटीजन ऐसे हैं जिसके ऊपर इस फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नॉर्मली ये सभी सिटीजन ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म जॉब में हैं, जो किस में हैं, यूनिफॉर्म जॉब या सर्विस कह सकते हैं हम, जो यूनिफॉर्म सर्विस में, यूनिफॉर्म से रिलेटेड सर्विस में, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी और इसी तरह की बाकी सर्विस। तो जब भी फंडामेंटल राइट्स अगर सिटीजन्स के ऊपर जो मेन रेस्ट्रिक्टेड हैं, जो लोग रेस्ट्रिक्टेड हैं, इसके एप्लीकेशन जिस पे रेस्ट्रिक्ट आसानी से किया जा सकता है, वो है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर, पैरामिलिट्री, पुलिस पर्सनल, इंटेलिजेंस एजेंसी और एनालॉगस सर्विस। मतलब कुल मिला के ये ऐसी सर्विस के लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो खाकी पहनते हैं या खाकी या कुछ इसी तरह के यूनिफॉर्म है, जो कि फोर्स मेंबर्स हैं, उन पर इसके एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है कि इसमें हर समय बात होती है, जब भी फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं तो इसमें ये होता है कि स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है या स्टेट इसको इन्फोर्स करेगी। तो सबसे पहले यह है कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है, स्टेट में किसको कवर करते हैं, क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कवर करते हैं, क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को कवर करते हैं, क्या सिर्फ इन्हीं दोनों को कवर करते हैं। तो डेफिनेशन जो है स्टेट की, इसमें कौन कौन आएंगे, तो इसके बारे में जो पहला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर वह है आर्टिकल 12, और यह स्टेट को ही डिफाइन करता है। यह किसको डिफाइन करता है, स्टेट को डिफाइन करता है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 12 जो कि इसका पहला आर्टिकल है, यह स्टेट को डिफाइन करता है और स्टेट के अंदर उन सभी ऑर्गन्स को लेता है जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला यूनियन गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है देश की, उसके एग्जीक्यूटिव भी आते हैं और लेजिस्लेचर भी आते हैं। तो स्टेट के अंदर कौन आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी। लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, सब इसके अंदर आ जाएंगे। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स भी और एग्जीक्यूटिव भी।
लेजिस्लेचर में फिर से क्या, विधानसभा, विधानसभा और जहाँ पर विधान परिषद है, जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद भी। और इसी तरह एग्जीक्यूटिव में राज्यपाल आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, उनकी मंत्री परिषद आ जाएगी, ये सारे आ जाएंगे। जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सभी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। इसके अलावा जितने भी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं जैसे LIC, ONGC, सेल, बैंक्स, UPSC, BPSC, UPSC, BPSC, या हम ये कह दें कैग, ये सभी के सभी स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूडेड होंगे। तो मतलब क्या हो गया, यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सभी, और स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जितने भी हैं ये सभी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी है जो कि सरकार की एजेंसी के रूप में काम कर रही है, जो कि सरकार की एजेंसी के रूप में काम कर रही है, वह भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। तो ये तो जो गवर्नमेंट बॉडी है वो तो स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऐसी कोई भी प्राइवेट बॉडी अगर वो सरकार की एजेंसी के रूप में काम कर रही है तो वो सभी भी स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, ये और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल है, इसके अंदर आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 हम देख चुके, डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डील करता है। आर्टिकल 13 है कि जैसे हमने पहले ही कहा था कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाती है, फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है या उसको रिपील करती है या उसको एब्रोगेट करती है, इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि वह उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसके लिए इलेबोरेट प्रोविज़न आर्टिकल 13 में दिया गया है। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब उसके अगेंस्ट है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर उसकी रिव्यू कर सकती है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। रिव्यू कर सकती है और रिव्यू के बाद उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 से ही जो जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन है, वो आर्टिकल 13 से ही आता है। और यह जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंदर। और इसी दोनों आर्टिकल के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी लॉ को जुडिशियल रिव्यू के लिए देखती है तो उसमें अगर कुछ इनकॉन्सिस्टेंट मिलता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट हो, मीन्स फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो उस केस में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अब इसमें देखते हैं कि जो लॉ है इसमें कौन कौन से लॉ आएंगे। तो सबसे पहला परमानेंट लॉज मतलब ऐसे कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट से बनी हो या स्टेट लेजिस्लेचर से बनी हो, मतलब चाहे भारत सरकार ने लॉ बनाई हो चाहे राज्य की सरकार ने लॉ बनाई हो, दोनों ही लॉ इसके प्रीव्यू में आते हैं। दूसरा टेम्पररी लॉ में क्या, बेसिकली ऑर्डिनेंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं या स्टेट में गवर्नर्स हैं, इन दोनों को यह पावर है कि वो जब सेशन नहीं चल रहा हो उस केस में ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस भी जो है ये भी इस लॉ के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आता है जो फंडामेंटल राइट्स के पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो तो ऐसे ऑर्डिनेंस को भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और उसको भी स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। अगला है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है, जब कभी भी जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ बनाती है और उसको डेलीगेट कर देती है एग्जीक्यूटिव को, तो एग्जीक्यूटिव उस पर फर्दर रूल्स बनाती है, बायलॉज बनाती है, फर्दर उस पर क्या बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, बायलॉज बनाती है और उसके बेसिस पे ऑर्डर निकालती है, नोटिफिकेशंस निकालती है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं अंडर आर्टिकल 13। अगला, ऐसे कोई भी कस्टम्स या प्रैक्टिस यूजेज जिसका लॉ के तरह इस्तेमाल होता हो, ऐसे कोई भी
कस्टम्स या अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नॉन लेजिस्लेटिव है, इसके लिए लेजिस्लेशन नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसी प्रैक्टिस जो सोसाइटी से जुड़ी हुई है जिसको लॉ की तरह वहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा हो, तो यह सभी भी लॉ के डेफिनेशन में आता है आर्टिकल 13 के अंदर। और अगर इस तरह का कोई भी कस्टम या प्रैक्टिस चल रहा है किसी समाज में और इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि ये सभी के सभी लॉज थे, जैसे परमानेंट लॉ हो गया या ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ हो गया या स्ट्रक्चररी इंस्ट्रक्शन हो गया जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन कहते हैं, या नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स हो गया। अब एक विवाद यह भी था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या वह भी लॉ है और क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी भी रिव्यू कर सकता है। तो इसके लिए केशवानंद भारती केस 1973 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड ये होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है उस पार्ट का जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, बस एक ही कंडीशन है और वह कंडीशन है कि वह बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा हो, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो। अगर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो चैलेंज कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर उसको ऐसा देखती है कि यह सही में निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो उस केस में वह फिर से उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो तो उस केस में कोई इशू नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर से हम लोग फिर एक एक करके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसको आर्टिकल वाइज देखेंगे। धन्यवाद।